अपने हाई स्कूल के सीनियर ईयर में वापस लौटते ही मैंने सबसे पहला काम यह किया कि एक ईंट उठाई और डीन का सर फोड़ दिया। मैंने स्कूल की सबसे मशहूर ब्यूटी क्वीन के सामने के 3 दांत भी तोड़ दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मुझे लड़कियों के शावर में झांकने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। एक गंदे पॉवर्टर्ड का टैग पूरी जिंदगी मेरा पीछा करता रहा। उसी वजह से मेरा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका छीन गया और मुझे छोटी उम्र में ही कठिन मजदूरी करते हुए असली दुनिया में धकेल दिया गया। लेकिन जिस बात ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया वो यह थी कि मैं जहां भी गया मेरे पीपिंग टॉम होने की वो घटिया अफवाह किसी न किसी तरह मेरा पीछा करती रही और आग की तरह फैलती रही। सिर्फ अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जब मैं एक गीले बेसमेंट में अकेला और बदहाल मर रहा था, तब मुझे पुरानी फीमेल क्लासमेट से सच्चाई का पता चला। जिंदगी का दूसरा मौका मिलते ही मैंने फिर से हमारे डीन हुवांग जुडंग को फ्लैग पोडियम पर खड़ा देखा। वो बड़े घमंड से सबके सामने मुझे लड़कियों को झांकने वाला बताकर बदनाम कर रहा था। पिछली जिंदगी के 20 सालों की जलती हुई नफरत को मैं और दबा नहीं सका। मैंने एक मजबूत ईंट उठाई और सीधा पोडियम की तरफ दौड़ पड़ा। लीसा ओचिन, बेवकूफ, तू क्या कर रहा है? हुवांग जुडंग के बेचारे गंजे सर पर पसीना बह रहा था। वो जान बचाने के लिए फ्लैग पोडियम के चक्कर पागल की तरह लगा रहा था। मैंने दांत भी लिया और पागल कुत्ते की तरह उसका पीछा करने लगा। मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं। अब तुम जैसे कमीने मुझे कभी नहीं दबा सकते। इधर वापस आओ। मैं पूरी ताकत से गिर जा। हवांग जुडोंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक स्टूडेंट उससे इतनी बुरी तरह दौड़ आएगा। वो टीचर की अपनी बची खुची इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, ली शाओचिन, इतनी छोटी उम्र में ही तू लड़कियों के शावर में झांकने वाला घटिया आदमी बन गया है। बदतमीज, क्या तू सच में टीचर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है? तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं पक्का करूंगा कि तुझे पूरी तरह एक्सपेल कर दिया जाए। जैसे ही उसने यह कहा, मैंने ईंट फेंकी। ईंट जोर से पत्थर के पोडियम पर लगी और तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। उड़ते हुए ईंट के तेज टुकड़े हुवांग जुडंग पर जा लगे, जिससे वह दर्द से चीख उठा। वो इतना डर गया कि जोर जोर से रोते हुए फ्लैग बॉल के चक्कर पागल की तरह लगाने लगा। बिल्कुल फंसे हुए चूहे की तरह एक जूता पूरी तरह निकल चुका था और उसकी पैंट घुटनों तक सरक रही थी। फिर भी उसने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उसका चश्मा टेढ़ा लटक रहा था, लेकिन डर के मारे उसे ठीक करने तक की हिम्मत नहीं हुई। वो लगभग रो पड़ने वाला था। वो बस स्टूडेंट्स की भीड़ पर चीख सकता था, क्या देख रहे हो? प्रिंसिपल को बुलाओ अभी, कि अभी इस बदतमीज का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। लेकिन हुवांग जुड़क अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। तमाशा देख रहे स्टूडेंट्स डर के मारे पीछे हट गए और फ्लैग पोल के आसपास लगभग 5 मीटर का खाली घेरा बन गया। एक भी इंसान आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका और मैं सबके सामने हुआंग जुडोंग की जांघ पर ईंट दे मारी। उसे लड़खड़ाते और गिरते देख मैं पागल चीते की तरह उस पर टूट पड़ा। मैंने ईंट पकड़ी और सीधा उसके सर की तरफ घुमा दी। तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझे फंसाया था। लड़कियों के बाद हाउस में झांकने का झूठा इल्जाम लगाया था। तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जहन्नुम में जा धड़ाम। हवांग जुडोंग ने वक्त पर अपना सर एक तरफ घुमा लिया। ईंट जोर से कंक्रीट के फ्लोर पर लगी और तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। तेज टुकड़े ऊपर उछल गए और उसके तेल चिकने मोटे चेहरे पर 3 गहरे चीरे लगा गए। हर तरफ खून बहने लगा। ईंट का एक टुकड़ा उसके कान के किनारे को भी छू गया था। सब कुछ खून से लथपथ और बुरा हाल हो गया। दर्द और डर इतना ज्यादा था कि उसकी पैंट गीली हो गई। वो जमीन पर कसाई के पास जा रहे मोटे सूअर की तरह तड़पता और चीखता रहा। वो मेरी एक भी बात ढंग से सुन नहीं पा रहा था। ली शौचन, तेरी हिम्मत कैसे हुई टीचर पर हाथ उठाने की? तुझे एक्सपेल कर दिया जाएगा। मैं पक्का तुझे स्कूल से निकलवाऊंगा। बदमाश कहीं का। इस दौरान ईंट पकड़ने वाला मेरा दायां हाथ जोर के झटके से दर्द कर रहा था और बेकाबू होकर कांप रहा था। लेकिन उस कचरे को देखकर जिसने मेरी पिछली जिंदगी बर्बाद कर दी थी, मेरे अंदर उबलती नफरत फट पड़ी। मैं पीछे से हुवांग जुदांग पर टूट पड़ा और पूरी ताकत से दोनों मुक्के बरसाने लगा।
मैं उसके सिर पर लगातार वार कर रहा था। ये मेरी बदनामी करने के लिए है। लड़कियों के शावर में झांकने वाला तू था। मैंने तुझे हाथ पकड़ा था और तू उल्टा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। बीमार दिमाग वाला तू है। हर जगह अपनी पैंट छोड़ने वाला भी तू ही है। जहन्नुम में जा, धाड़ धाड़ धाड़। मेरे मुख के बिना रुके मशीन की तरह हुआंग जुदोंग के सिर पर पड़ रहे थे। उसका मोटा और बदसूरत चेहरा मेरे मुखों और सख्त कॉन्क्रीट के बीच इधर उधर झटके खा रहा था। कुछ ही पलों में उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। वह पूरी तरह चक्कर खा गया था और उसकी कमजोर चीखें धीरे धीरे और हल्की पड़ती जा रही थी। प्रिंसिपल को बुलाओ। मैं पागल आदमी की तरह बस मारता ही रहा। जब मेरे बाजू पूरी तरह सुन पड़ गए तब भी मैंने दांत भी कर उसे पीटना नहीं छोड़ा। हर बार जब मुझे पिछली जिंदगी की असहनीय बेइज्जती याद आती, मेरे अंदर की जलती हुई नफरत मेरे शरीर को उसकी हदों से आगे धकेल देती। एक नई ताकत लगातार मेरे अंदर उमड़ती रहती, जबकि हुआंग जिडोंग मुश्किल से हिल पा रहा था जब वो मौत के करीब पहुंच चुका था। तभी स्टूडेंट्स की भीड़ अचानक एक तरफ हट गई। सफेद बालों और चश्मे वाले बुढ़े प्रिंसिपल वांग दे ललू घबराई हुई लड़कियों के एक झुंड के साथ दौड़ते हुए आ गए। फ्लैग पूल के नीचे खून से भरा मंजर देखकर वो लगभग सदमे से बेहोश हो गए। उन्होंने तुरंत पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, बस करो, अभी के अभी रुक जाओ। ली शाओ चैन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? टीचर जैंग, टीचर ली, जल्दी जाओ और इसे अलग करो। जैसे ही उन्होंने हुक्म दिया, डरे हुए टीचर्स होश में आए और मुझे खींचकर अलग करने के लिए दौड़ पड़े। मैं पहले ही हुआंग डोंग को पीटने में अपनी सारी ताकत लगा चुका था, इसलिए ज्यादा विरोध नहीं कर सका। कई टीचर्स ने मेरे बाजू पकड़ लिए और जोर से मुझे पीछे खींच लिया। दो और आदमियों ने आगे बढ़कर बुरी तरह पीट चुके डोंग को उठाया। उसका चेहरा खून, नाक के पानी और आंसुओं से भरा हुआ था। अपनी सूजी हुई आंखों से उसने प्रिंसिपल को देखा और तुरंत रोना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल, आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। इस बदमाश को एक्सपेल कर दीजिए। इस दौरान मुझे अब भी मेल टीचर्स ने मजबूती से पकड़ा रखा था। मैं छूट नहीं सकता था, लेकिन गुस्से में दांत निकालते हुए हवा में लात मारकर गरजा, मुझे छोड़ो, मैं इसे फाड़ दूंगा। एक्सपेल करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी इसे खत्म कर दूंगा। प्रिंसिपल कोई बड़ी चीज नहीं है। अंधे और बेवकूफ बुढ़े, आओ सामने। तुमनों ने मुझे फंसाया है और अब मैं चुपचाप सब सहने वाले नहीं हो, बुढ़े कचरे। ये सुनते ही प्रिंसिपल वांग लू का ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ गया। वो वही गिरने वाले थे, लेकिन खुद को संभालने के बाद उनके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने कांपते हुए उंगली मेरी तरफ की और गरज कर बोले, तुम किस क्लास के स्टूडेंट हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीचर पर हमला करने की? कौन सही है और कौन गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर्स का सम्मान सबसे ऊपर है। तुम्हें जवाब देने का कोई हक नहीं है, और पूरे स्कूल के सामने किसी स्टाफ मेंबर पर इतना हिंसक हमला करना तो बिल्कुल भी नहीं। क्या इसी तरह तुम उन टीचर्स का एहसान चुकाते हो जो तुम्हें पढ़ाते हैं? इतना कहना ही था कि बुरी तरह पिटा हुआ और खून से लथपथ हुंगडोंग जोर जोर से लौटता हुआ प्रिंसिपल के पैरों में गिर पड़ा। उसने बुढ़े प्रिंसिपल की टांगें कसकर पकड़ ली। प्रिंसिपल, ये बदमाश पूरी तरह से काबू से बाहर हो गया है। ये लड़कियों के शावर में छुपकर झांक रहा था और मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा था। बहुत सी लड़कियां मेरी गवाही दे सकती है। इस बदमाश को एक्सपेल करना ही होगा। इसे हर हाल में एक्सपेल करना होगा। वांग बेलू गुस्से से बार बार सिर से हिला रहा था। हालात को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने कहा, चिंता मत कीजिए मिस्टर हुआंग, हमारे स्कूल के नियम और डिसिप्लिन बहुत सख्त है। अगर इसने ऐसी हरकत करने की हिम्मत की है तो इसे जरूर उसकी सजा मिलेगी। आजकल के बच्चों को नतीजों की जरा भी परवाह नहीं है। अचानक मैंने बिल्कुल रहम नहीं किया और उन पर वापस जोर से चिल्ला पड़ा। मुझे अब किसी नतीजे की परवाह नहीं थी। बुढ़े, तू खुद को प्रिंसिपल कहता है, तुझे सही और गलत का फर्क तक नहीं पता। सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई
और तू आराम से एक स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। तुझे लगता है तू अपनी बकवास से मेरी बदनामी कर सकता है? आ जा, तुम्हारे स्कूल के रूल सख्त होंगे, लेकिन मेरे मुक्के भी कम नहीं है। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। मेरे इस अचानक फट पड़ने पर आसपास के टीचर्स के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मुझे दहशत भरी नज़रों से देख रहे थे, जैसे सोच रहे हो कि क्या ये लड़का पागल हो गया है। स्टूडेंट्स की भीड़ तुरंत हंगामे में बदल गई। पूरा स्कूल प्लाजा फुसफुसाहट और चीखों की आवाज़ों से गूंज उठा। उनके चेहरे देखने लायक, पूरी जिंदगी टीचर्स की अंधी बात मानने और गलत इल्ज़ाम लगने पर भी चुप रहने की आदत डाल चुके स्टूडेंट्स को ये सब देखकर अजीब सा रोमांच महसूस हो रहा था। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि मैंने सच में लड़कियों के शावर में झांका था या नहीं, बल्कि वो मेरी हिम्मत देखकर हैरान थे। सबके सामने टीचर को पीटना ही काफ़ी पागलपन था, लेकिन प्रिंसिपल को गाली देना ये तो उन्होंने कभी सुना तक नहीं था। ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वांग दिलू गुस्से में लगातार सिर हिला रहा था और उसका ब्लड प्रेशर आसमान छू रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिस्टर हुआंग ने तुम्हें हाथ पकड़ा और फिर भी तुम मान नहीं रहे। पुलिस को बुलाओ, चलो पुलिस ही बुला लेते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, रो रहा हुआ हुआंग जुदंग अचानक पूरी तरह कांप गया। उसका रोना तुरंत रुक गया और उसकी आंखों में साफ घबराहट दिखने लगी। प्रिंसिपल, इस मामले में पुलिस को लाने की जरूरत नहीं है ना, इसे बस एक्सपेल कर देते हैं, बात खत्म। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई पोनीटेल वाली एक सुंदर लड़की भीड़ में से निकलकर दौड़ती हुई आई। वो सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंची और बेकाबू होकर रोते हुए बोली, प्रिंसिपल प्लीज, मेरे भाई से एक पल की बेवकूफी हो गई। मैं स्कूल से भीख मांगती हूँ, उसे एक और मौका दे दीजिए। मेरे भाई को अपनी गलती का एहसास है, उसे सच में समझ आ गई है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स बिल्कुल पास है। मेरा भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। उसका फ्यूचर अभी भी बहुत रोशन है। उसे एक्सपेल नहीं किया जा सकता। वांग देलू का सिर गुस्से से फटा जा रहा था। इस लड़की को अचानक दौड़कर आते देख उसने तुरंत बोहे चढ़ा गई और आसपास की टीचर्स की तरफ उलझन भरी नजर से देखा। ये कौन है? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? उसकी बात सुनते ही मुझे पकड़े हुए मेल टीचर्स में से एक ने घबराहट भरे चेहरे के साथ जल्दी से समझाया, प्रिंसिपल, ये दोनों कजन्स हैं। ली शाओ चैन के पिता ने जाओ परिवार में शादी की थी और जाओ लिंगलिंग की मौसी से विवाह किया था। ये फर्स्ट कजन्स है। जाओ लिंगलिंग एक ऑनर स्टूडेंट है और लगातार अपनी ग्रेड के टॉप 30 स्टूडेंट्स में रहती है। ली शाओ चैन भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और आसानी से टॉप 10 में आता है। इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इसने हमारे स्कूल की तरफ से कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है। इसने स्कूल के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या यहाँ कोई गलतफहमी हो सकती है? हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। ये दोनों अच्छे बच्चे हैं, इनके ग्रेड्स हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। जाओ लिंगलिंग बुरी तरह रो रही थी और उसका दिल टूटा हुआ लग रहा था, जैसे वो सच में अपने भाई के फ्यूचर के लिए डरी हुई हो। वो लगातार रोते हुए सिर हिलाकर प्रिंसिपल से विनती करती रही, प्रिंसिपल, शायद ये मेरे भाई की पहली बार थी जब उसने लड़कियों के शावर में झांका। प्लीज, मैं स्कूल से भीख मांगती हूँ, उसे एक और मौका दे दीजिए। मेरे भाई को अपनी गलती का एहसास है। उसे सच में समझ आ गया है कि उससे गलती हुई है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आप उसे एक्सपेल नहीं कर सकते। ये सुनकर प्रिंसिपल वांग देलू का दिमाग पूरी तरह उलझन में पड़ गया। अपने ग्रेड के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को अगर वो सीधा एक्सपेल कर देता तो स्कूल एक बहुत बड़ा मौका खो देता। अगर एक और स्टूडेंट किसी टॉप ईयर एलाइट यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लेता तो अगले साल के एडमिशन्स के लिए वो स्कूल की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट बन सकता था। लेकिन उसका घमंडी रवैया देखो, उसे जरा सा भी पछतावा नहीं था। न सिर्फ उसने पूरे स्कूल के सामने डीन ऑफ स्टूडेंट्स की बुरी तरह पिटाई कर दी थी, बल्कि प्रिंसिपल को भी गाली दी थी। ये तक कह दिया था कि उन्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता और उन्हें बुढ़ा सुअर तक कह दिया था। इतना सब होने के बाद भी उसे एक्सपेल ना किया जाए तो बाकी स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन कैसे किया जा सकेगा? कुछ देर के लिए वांग देलू सच में समझ नहीं पाया कि इस मामले को कैसे संभाले। इसी वक्त भीड़ में से कुछ लड़कियां अचानक आगे बढ़कर जाओ लिंगलिंग के पास आ गई। टीचर्स मुझे पकड़े हुए थे और वो गुस्से से मुझे घूर रही थी, दांत भी काटे। उन्होंने कहा, लिंगलिंग, उस गंदे आदमी का बचाव करना बंद करो। ये पहली बार नहीं है जब इसे शावर के पिछले विंडो से झांका
भागते हुए पकड़ा गया हो। बिल्कुल, यहाँ की बाकी लड़कियों की सुरक्षा के लिए इसे एक्सपेल करना ही होगा, जैसे ये कॉलेज जाने लायक हो। जब मैं सेकंड ईयर में थी, मुझे हमेशा लगता था कि गर्ल्स शावर के पिछले विंडो से कोई हमें देख रहा है। ली शाओक एक बीमार दिमाग वाला पर्वर्ट है, इसे एक्सपेल करना ही पड़ेगा। लेकिन जाओ लिंगलिंग आंसुओं के बीच सिर्फ सर हिलाती रही और सबसे बेचैनी से विनती करती रही। पूरे स्कूल के सामने वो लड़कियों के सामने बार बार झुकती रही और लगातार माफी मांगती रही। उसका रवैया इतना ज्यादा ईमानदार और विनम्र लग रहा था कि देखने वाले हर इंसान का दिल पिघल गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। मैं सच में माफी चाहती हूँ सबसे। मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। वो दोबारा कभी भी शावर में आपको झांकने की कोशिश नहीं करेगा। प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं टीचर्स और स्कूल से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे भाई को एक आखिरी मौका दे दीजिए। जो भी हो, उसे एक्सपेल मत कीजिए। उसे अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। इतनी सी गलती की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। उसे इतनी बेचैनी और दर्द के साथ रोते देखकर, जिसे देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। ना सिर्फ टीचर्स एक दूसरे की तरफ झिझक भरी नजरों से देखने लगे, बल्कि वो लड़कियां जो दावा कर रही थीं कि उन पर नजर रखी गई थी, उनके चेहरे पर भी उलझन दिखने लगी। उनके दिल नरम पड़ने लगे। ठीक है लिंगलिंग, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। हम और मामला नहीं बढ़ाएंगे। क्या ये ठीक रहेगा? लिंगलिंग, अपने भाई से सबके सामने माफी मंगवाओ और उससे कसम दिलवाओ कि वो दोबारा कभी भी गर्ल्स बाथ हाउस के पिछले विंडो से नहीं झांकेगा। हम उसे माफ कर देंगे। बिल्कुल, उसे अपनी गलती माननी होगी, उसे माफी मांगनी होगी। जैसे ही जाओ लिंगलिंग ने ये सुना, वो खुशी के आंसुओं में फूट पड़ी। वो बिना एक पल गवाए सबको बार बार झुककर धन्यवाद देने लगी। फिर वो जल्दी से मेरी तरफ दौड़ी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। प्लीज भाई,